तकलीफ ज़्यादा होती है जिन शहरों में माइग्रेशन ज़्यादा है या जिन जगहों पे टेम्परेरी माइग्रेशन ज़्यादा है। और कराची वो वाहिद शहर है जो पूरे मुल्क से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना वोट भी वो वहीं रजिस्टर्ड रखते हैं और अपने आप को सेंसस में भी कहीं और रजिस्टर्ड रखते हैं। फिर एक दूसरा बड़ा मसला है, कराची में कुछ नफूस ऐसे रहते हैं जिनको लोग पहचानने से इनकार करते हैं लेकिन रहते ज़रूर हैं वो। जैसे मेरे बंगाली और बिहारी भाई, जैसे ही उनको यह कहा जाता है उनकी गिनती करो कि वो कितने हैं, उस पर बड़ा सख्त इतराज़ हो जाता है। सिंध हुकूमत ही इतराज़ करती है। एक फैक्शन मांग रहा है कि इनको गिना जाए, दूसरा फैक्शन कहता है कि नहीं गिना जाए। पिछले सेंसस के अंदर ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि बंगाली कितने हैं, बिहारी कितने हैं, अफगानी कितने हैं, बर्मी कितने हैं, ईरानी कितने हैं। जैसे कि सेंसस में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। इन अशखास को जब आप निकालते हैं तो कराची की आबादी क्या होती है? और इन अशखास को क्या ये पानी नहीं पीते? क्या ये सीवरेज की फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल करते? क्या ये सड़कों पे जो बसें चलती हैं उस पर नहीं बैठते? तो ये तो नहीं है कि इन नफूस को गिना ना जाए। इन नफूस को गिनने के ऊपर कोई जो स्टैंड लेती है सिंध गवर्नमेंट कि इनको गिना जाए। पीएसपी अपना स्टैंड दे, एमक्यूएम अपना स्टैंड दे, पीटीआई अपना स्टैंड दे, इसके ऊपर सब खामोश बैठे रहते हैं। वो कहते हैं 2017 में ज्यादती बड़ी हो गई। अरे भाई, ज्यादती हुई कैसे? ज्यादती को ख़त्म करने के तरीके क्या हैं? इसलिए हमें एक चीज़ और पता है, हम भी इंतज़ार करते रहे। ये 2018 के इलेक्शन ये किस पे हुए थे? ये किस पे हुए थे? ये 2017 के सेंसस के रिजल्ट पे हुई है। जितनी डिलिमिटेशन हुई 2017 के सेंसस पे ये डिलिमिटेशन हुई। अगर आज ये डिलिमिटेशन चैलेंज हो जाए, क्योंकि वो ब्लॉक्स के जरिए ये पैदा हो जाए कि 2017 का ये सेंसस गलत था, तो इन असेंबलियों का क्या होगा? क्या ये असेंबलियां फिर सही हैं या गलत हैं? तो आप एक मसले को हल करने में 10 नए मसले क्रिएट करते हैं, ये कोई हल हुआ? इसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डालता। हमने बेहतरीन हल निकाला एज अ हुकूमत। हमने कहा जो सेंसस हुआ उसको मानो और अगला सेंसस जल्द से जल्द करो। जो मीटिंग कैबिनेट में मिनट्स के हैं उसमें लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल। और इस काम को करने के लिए फौरी तौर पे कहा गया कि कैबिनेट की एक कमेटी को तश्कील किया जाए। इस पूरे मसले का, मसले का, इस जो कुछ गलत हुआ, सही हुआ, कोई गलती नहीं हुई, अब उसको वो कहते हैं कि वो लाश इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो अब बदबू देगी अगर इसको खोला गया कब्र को। तो बेहतर ये है कि आप जो है फ्रेश सेंसस कराएं और हम बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहैसियत एमपीए, हम वही बात दोहराते हैं जो हमारी हुकूमत ने कही, कैबिनेट में फैसला किया कि इसका प्रोटोकॉल सेट किया जाए और फ्रेश सेंसस जल्द से जल्द करवाया जाए। अगले इलेक्शनों से पहले किया जाए, लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को डिले नहीं किया जाए। इससे कि हमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है कि इस मसले को लोकल बॉडीज़ के तौर पे, चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, ये मैं आपके सवाल को एंटिसिपेट करते हुए जवाब दे रहा हूँ। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आर्टिकल 140A के तहत लाजिम व मलजूम है। इनकी है अवाम के लिए एमपीए से भी ज़्यादा है। इससे कि उसके गटर के मसले, उसके सड़क का मसला, उसके फुटपाथ का मसला, उसके बच्चों की तालीम का मसला, वो सारा वो काउंसलर और यूसी चेयरमैन हैंडल करता है। और जब तक वो हैंडल नहीं करता, ये लोड एमपी और एमएनए पे जाता है और एमपी और एमएनए अपना काम नहीं कर पाते, जिसका काम है कानून साजी करना, सूबाई कानून साजी करना और कौमी कानून साजी करना। हमें अपने अवाम को बताना है कि सबसे अहम इस जमहूरियत को, लोकल बॉडीज़ को क्या कहा जाता है उर्दू में? बुनियादी जमहूरियत। यानी जमहूरियत की बुनियाद इसी हुकूमत से शुरू होती है जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, बल्दियाती निज़ाम कहते हैं। इस बल्दियाती निज़ाम को जो 2013 का कानून गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया था, वो जो कानून है पढ़ ले,
اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ لے تو اس کے بعد جو الفاظ استعمال کرتا ہے بیرسٹر مرتضی وہاب، اس کو نام کے ساتھ تو بیرسٹر ہٹ جانا چاہیے، اس سے کہ اتنا نالائق، اتنا نااہل آدمی نہیں ہو سکتا جس نے ایسا قانون پیش کیا ہو جس کو 2013 کو لوکل باڈیز کا قانون کہا جائے۔ اس سے کہ اس پروگرام کے، اس ایکٹ کے ذریعے جو ڈیلیوری ہوئی ہے عوام کو وہ صفر ہے، اس سے کوئی شخص خوش نہیں ہے، کوئی بلدیاتی نظام والا خوش نہیں ہے، نہ وہ جن کو سروس مل رہی ہے نہ سروس پرووائڈر خوش ہے کہ یہ نظام چلتا ہے۔ نیا قانون وعدہ کیا، آج اس اسمبلی کے اندر چھٹا مہینہ شروع ہو گیا، 5 دن یہ اسمبلی ملی ہے، لوکل باڈیز کا نظام اگست میں چلا گیا۔ ابھی تو آپ کووڈ کے بہانے الیکشن نہ کریں، لیکن ہم تو اس نظام کو بھی نہیں مانتے۔ یہ وہاں کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے۔ بھائی جان، آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے قانون نہیں پیش کیا ان قریب، اور ان قریب کا مطلب ہے اگلے 1 ماہ میں، تو ہم بھی سڑک پہ نکلیں گے، ہم بھی آپ کا محاصرہ کریں گے۔ یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی سندھ میں آپ کی، کہ آپ بلدیاتی نظام کے بغیر سندھ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لانگ مارچ کیا کریں گے؟ ہم یہاں کراچی میں شارٹ مارچ کر کو آپ کو دن کے میں تارے دکھائیں گے، اس سے کہ کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، شکر کے عوام اور پورے سندھ کے عوام آپ تو اس نظام کو مسترد کر چکے ہیں۔ اور اسی لیے یہ قانون جو سینسس کو کی آڑ میں چھپے بیٹھے تھے کہ سینسس کا نتیجہ ڈکلیئر نہیں ہوا اس لیے ہم ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے تھے، آج ہم نے اس بلدیاتی نظام کو فوقیت دیتے ہوئے ہم نے وہ مرکزی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر فیصلہ دے، انہوں نے بہترین فیصلہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ ممکن نہیں تھا، اور اگر ممکن ہے تو وہ تجویز لا کے سامنے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، میں جہاں چاہیں میں ان کے ساتھ مباحثے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ان تمام پارٹیز کے ساتھ اکیلا بھی شریک ہوں گا، اس میں پی ایس پی، ایم کیو ایم، پی پی پی، جو بھی باقی 11 جماعتوں کی پی ڈی ایم جو آنا چاہے کہ وہ بتا دے کہ اگر یہ حل نہیں دیتے تو کون سا حل ہوتا جو ان کو قبول ہوتا آگے بڑھنے کے لیے۔ قومیں ماضی میں نہیں رہ سکتی، قوموں کو مستقبل اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے طریقے، اور یہی طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ڈھونڈا ہے کہ دوبارہ سینسس جلد سے جلد کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ یہ کیبنٹ کمیٹی دیکھے گی۔ اب اس کے اندر میں پورے آپ لوگوں کے توسط سے ہر شہری سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا پتہ آپ کو پتہ ہے، اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن، جو آپ کی تجاویز ہوں کہ اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکے، کہ آئندہ کوئی سوال نہ اٹھے کبھی رزلٹ پہ، چاہے اس کے اندر ہر آدمی کو جو ہے وہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ تمہیں گن لیا گیا ہے، اس کو کاربن کاپی میں دیا جائے، اس کے این آئی سی نمبر لکھے جائیں، جن کے این آئی سی نمبر نہیں ہیں ان کے نام لکھے جائیں، جو ان کے ووٹر لسٹ میں جن کا نام ہے ان کا ووٹر کا نمبر بھی لکھا جائے اس کے این آئی سی سے ٹریس کر کے، کہ ٹریسیبلٹی بڑھا دی جائے۔ 50 ارب کی ایکسرسائز، اس کے اندر ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جینیس ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی رزلٹ مسترد، اس لیے کہ اس علاقے میں اتنے ووٹر تھے اور اس علاقے کی آبادی اتنی آئی۔ ارے وہ جعلی ووٹر جو تھے ان کا کون ذکر کرے گا؟ کس نے کروائے تھے کہ 120 گز کے مکان میں 425 لوگ ہیں؟ وہ بھی تو لسٹوں میں ہم نے ہی دکھائے تھے۔ وہ 425 لوگ کیسے رہتے ہیں 120 گز کے مکان میں؟ اس کا بھی جواب دے دیں ووٹر لسٹ کے اوپر۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، جو ہوا اس کی اگر میں ڈیبیٹ میں جاؤں گا تو بہت لمبی جائے گی، سولوشن کوئی نہیں ہے۔ سولوشن از اے فریش سینسس، اور یہی کیبنٹ کی ریکمنڈیشن ہے۔ اب سینسس کے بعد جو ایک اور اہم ایشو ہے کراچی کے حوالے سے، پہلے سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے جمعے کو دوبارہ اسمبلی کے اجلاس کو ریکوزیشن کرنے کی اپلیکیشن ڈال دی۔ جو پچھلی دفعہ ڈالی تھی وہ اس میں جو موضوعات تھے اس میں سب سے پہلے تھا ڈسکشن آف لوکل باڈیز بل، اس کی وجوہات میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ کووڈ 19 کا
दूसरा हमला बहुत शदीद है, लेकिन या तो मुराद अली शाह साहब पलट गए या उनकी चाबी कहीं और से चलती है, तो जो उनका जहन काम करता था वो बंद कर दिया गया है। इसलिए कि ना वो आजकल हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ना उनको अब कोविड का खतरा नजर आ रहा है। अब वो कहते हैं कोरोना सिर्फ कमरे के अंदर होता है, खुली फिजा में नहीं होता। तो बाजार में घूमिए फिरिए, क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट के मैदान स्टेडियम में भी क्रिकेट मैचेस कराइए। पहले तो आपने पूरा वो टूर्नामेंट ही बंद करा दिया था। तो ये आपकी कौन सी नई साइंस की डिस्कवरी हुई है कि बाकी दुनिया तो जो कुछ इकदाम ले रही है, आपने अपने पुराने इकदाम को एक तो कर लेना कि यही मान लो कि मैं पहले गलत था, अब सही हूं। कोई तो मान लो, तो फिर तो वो बात सही हो जाएगी। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। कोविड के सिलसिले में तमाम एहतियाती चीजें हर शख्स को अमल करना जरूरी है। कौन सी चीजें? मास्क पहनना, फासला रखना, हाथों को सैनिटाइज करना फ्रीक्वेंटली। ये तो हर शख्स पे फर्ज है। हुकूमत के ऊपर क्या फर्ज है? लोगों का जहां जहां जमघटा हो रहा है, ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर दिया जाए। पार्क बंद कर दिए गए, जू बंद कर दिए गए, जिससे और जिस चीज से मईशी इकोनॉमिक्स इफेक्ट होती है, माशी पॉलिसी है, मईशत को नुकसान होता है, वो सारी एक्टिविटीज को जिस हद तक ज्यादा से ज्यादा रखा जा सके उनको चलने दिया जाए। यानी हमारे लिहाज से दुकानें अगर 10 घंटे खुलती थी, उनको 24 घंटे खोल दो, कि लोगों के पास ऑप्शन हो कि वो 24 घंटे शॉपिंग कर सके। अगर रेस्टोरेंट में लोग नहीं बैठ सकते तो टेक अवे और होम डिलीवरी को खुला चालू रहने दो। पहले तो इन्हीं ने 8 बजे बंद कर दिया था, ये तो हमारे प्रेशर की वजह से खोला। ये पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए, बाकायदा इसकी मईशत को नुकसान देने के लिए पॉलिसीज चल रहे हैं। सिंध के अंदर जितना नुकसान कोविड की वजह से हुआ, कुछ इलाकों में बारिश की वजह से उससे ज्यादा नुकसान हुआ, और वो आज भी मुतासरा इलाके हैं। जहां वफाक ने सिंध के अंदर कोविड इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, पैसे 63 अरब रुपए बांटे। सिंध के अंदर हुकूमत, एमपीएस, एमएनएस, फलाई इदारे, इन लोगों ने इस पीरियड में 40 लाख से ज्यादा राशन बांटा था, उस 1.5-2 महीने में जो कोविड का, और अभी भी सिलसिला जारी है। इसकी वजह से लंगर खाने खोले गए सैलानी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स इस वजह से नहीं मरा कि वो भूख से मर गया। कोविड से मरे, भूख से कोई नहीं मरा। और ये एक बड़ा कारनामा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, इससे कि ये सिर्फ सिंध में नहीं किया गया, पूरे पाकिस्तान में किया गया। लेकिन ये बारिश का पानी अभी तक नहीं निकला। बारिश से मुतासरीन को न कराची में कोई इमदाद दी गई, न देही इलाकों में दी गई। हम चाहते हैं ये सारी चीजें असेंबली में डिस्कस होनी चाहिए। पार्लियामान होती किस लिए? पार्लियामान होती है लोगों के मसाइल को डिस्कस करने के लिए। जब असेंबली का सेशन नहीं कॉल करेंगे तो वो डिस्कशन क्या होगा? ये फिर जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। और मुराद अली शाह से बदतर डिक्टेटर इस सूबे को कोई मिला नहीं है। उसका बाप अब्दुल्ला शाह भी डिक्टेटर था, और जो कुछ उसने किया है और जिस तरह से किया है, जिस तरह से उसने हाथ मिलाए मिलिट्री डिक्टेटर से अपनी बका के लिए, वो भी तारीख का हिस्सा है। तो इसके अलावा हमारा कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, तफसीलन बात भी करूंगा। पेंडिंग बिल्स ऑफ प्राइवेट मेंबर, जो क्राइम बढ़ता जा रहा है शहर में, वो हम असेंबली में डिस्कस करना चाहते हैं। और जो गंदम की कीमत बढ़ी थी 1200 रुपए सिंध में और पंजाब में 800 रुपए, मुल्क एक वजह बता दे।
कौन जिम्मेदार है उसकी बात करना चाहते थे, और हम जो है इसकी भी बात करना चाहते हैं कि आपने आइंदा जो वादे किए हैं माजी में उनको कैसे पूरा करेंगे। और आखिर में हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि स्पीकर साहब कहीं छुट्टी पे ना चले जाएं, उनको मौजूद होना चाहिए। 31 दिसंबर आ रही है तो इस्तीफों का हमें इंतज़ार है। हम लोग हार लेके बैठे हुए हैं कि जिस दिन वो 31 तारीख होगी, मेरे तमाम MPs को ये है कि भाई प्लास्टिक के हार ले लेना, इसलिए कि असली फूलों के हार लोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, सही नहीं रहेंगे। ये इस्तीफे आने नहीं हैं, लेकिन आएंगे तो हम इनके गले में हार ज़रूर पहनाएंगे, और 2 किस्म के हार पहनाएंगे। उस दिन प्लास्टिक के फूलों का हार पहनाएंगे और इलेक्शन के दिन हार का हार पहनाएंगे इनके। तो हम ना खौफजदा हैं, ना हम परेशान हैं, हम इनसे हर वक्त मैदान में उतर के लड़ने को तैयार हैं। और ये वो MPs कह रहे हैं इसे कि ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे सिंध की, हम दोबारा इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, दोबारा जीतने को तैयार हैं, और ना हम खौफजदा हैं। ये वो MPs बैठे हुए हैं आपके साथ इस वक्त। आखिर में कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, मैं अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के रुकन हजरात को, PCIC सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब को और वजीर आजम साहब से दरख्वास्त करूंगा, इन लोगों से की बात करूंगा, वजीर आजम साहब से दरख्वास्त। वजीर आजम साहब से दरख्वास्त ये, 5 सितंबर को आपने ऐलान किया था, 5 दिसंबर गुजर चुकी, पहला क्वार्टर गुजर चुका, आप एक दिन मखसूस कीजिए और आके हर प्रोजेक्ट को जो उसमें आइडेंटिफाई हुआ था उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लीजिए। उसमें वो लोग भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नफाज से है, वो लोग भी हैं जिनका ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से, और वो लोग भी हैं जो वफाक से कर रहे हैं। वफाक के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स, उसकी भी रिपोर्ट, और इसके अंदर मैं समझता हूं कि फिर लाइव कवरेज भी हो कि कराची के लोगों को ये पता हो कि इमरान खान साहब कितनी मोहब्बत इस शहर से रखते हैं, कितनी काविशें कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस 2.5 साल के अंदर इस बात का रियलाइजेशन हमें तो बाखूबी है कि इमरान खान कराची शहर से जितनी मोहब्बत करता है और जो समझता है कि कराची जो है पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और आगे बढ़ने के लिए मईशत का इंजन है, उस चीज का अमली जामा पहुंचाने के लिए उसने पहले 162 अरब का पैकेज दिया, फिर अब 703 अरब का पैकेज दिया, और 1100 अरब का टोटल पैकेज है जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी हिस्सा डाला है। सिंध गवर्नमेंट के पैकेज की कहानी आज देना चाहता हूं, और उसका एक छोटे से हिस्से की। एक हिस्सा इंटरनल रोड्स कराची ADP 2021, इसके तहत उन्हीं ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में जो पैसे रखे हैं उसकी कुल तादाद जो थी वो तकरीबन उसमें 58 अरब, और इस पैकेज के सफ़े आप लोग मुझसे भी ले सकते हैं, PICC से भी ले सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट, वाइडनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेन हॉक्सबे रोड कराची, ये हमारे बजट डॉक्यूमेंट में भी है। ये प्रोजेक्ट कब अप्रूव हुआ था? ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था सन 2012 में। आज हम कहां बैठे हुए हैं? सन 2020 के 12वें महीने। कितने साल गुजर गए? ये अप्रूव हुआ था 11 जनवरी को सन 2012, तो 12 से लेके 20 तक कितने? 9 साल। एक ढेला ना हटाया गया है, ना एक पत्थर रखा गया है। 9 साल गुजर गए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज को अनाउंस हुए भी 3 माह हो गए। फिर जी
دوسرا کام کنسٹرکشن آف ذوالفقار آئل ٹینکر پارکنگ ٹرمینل، یہ بھی انہی نے ڈال دیا. یہ کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ کو؟ میرے خیال سے پتا ہونا چاہیے. یہ جو ہے ذوالفقار آباد میں ہے اور اس کے اندر گورنمنٹ آف سندھ کا شیئر 50 ہے، کے ایم سی کا 15 ہے، آئل کمپنیز کا 20% ہے اور نان پی او ایل شیئر 10% ہے. تو اس طرح مختلف لوگ تھے. یہ بھی 2012 میں ہوا تھا. یہ کام ہو چکا ہے تو اب کیوں رکھا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں؟ یہ دوسری مثال ہے کہ مذاق جس طرح کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ. کرونگی کراسنگ جس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یہ سن 2014 کا پروجیکٹ ہے. ہاکس بے ایلیویٹڈ فری وے، یہ بھی سن 2014 کا پروجیکٹ ہے. خود ان کے ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں ڈیٹ آف اپروول. یہ فریش پروجیکٹس نہیں ہیں. جب 6 سال میں کچھ نہیں کیا تو یہ PICIC